और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, जिसने जीता जनमन उसका होगा क्या सिंहासन, जिसके तावे में तम उसका लहराएगा परचम, संविधान बचाओ दमदार मोदी गारंटी पर एतबार, मंगलसूत्र विरासत कर पाकिस्तान परमाणु बम से टक्कर, 400 पार का टारगेट किसकी जीत हुई सेट। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं आलोक वर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी, मोहम्मद आजम जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। आलोक वर्मा जी, हालांकि राम मंदिर के उद्घाटन के साथ जिस तरीके से आत्मविश्वास रहा बीजेपी का, लेकिन चुनाव में कई ऐसी चीजें भी सामने आई जिसे लेकर विपक्षी दल हमलावर, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, परमाणु बम, विरासत टैक्स, इन बातों का जिक्र किया आप लोगों ने कि बंटवारा हो जाएगा। तो क्या ऐसे में जनता ने एतबार कर लिया आप लोगों पर? देखिए, मुझे तो लगता है कि एतबार कर लिया। 4 जून को नतीजा आ जाएगा और हमारा जो अंदरूनी आकलन है 400 के पार हम पहुंच रहे हैं। जो एनडीए गठबंधन है 400 के पार पहुंच रहा है। और जिस तरीके की हमने मेहनत की, ये मेहनत केवल चुनावी समय में नहीं की है, जो किसी ने 2-2.5 महीने का वक्त ऐसे में नहीं की है। इससे पहले जो लगातार काम कोई पार्टी करती है वो भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से मोदी जी ने देश की तस्वीर बदली है, जिस तरीके से 6 से 7 सालों में योगी जी ने काम किया है, तो मुझे लगता है कि लोगों ने देखा है जिस तरीके की हसरत थी लोगों के मन में देश को संभालने की, देश को आगे बढ़ाने की, देश को एक नए मुकाम पर ले जाने की। योगी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बदला है, जिस तरीके से तस्वीर बदली है, सड़क पानी बिजली पर काम किया है, आम लोगों की बेहतरी के लिए काम किया है, नौजवानों के लिए काम किया है, मुझे लगता है कि वही संदेश लेकर के हम लोगों के बीच गए हैं और लोगों ने हमारे ऊपर एतबार किया है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है और 4 तारीख को उस पर एक मुहर भी लग जाएगी। मोहम्मद आजम जी, हालांकि आप लोग का आपकी सरकार 12 से 17 तक रही, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही, फिर सरकार नहीं आई, दोबारा रिपीट बीजेपी भी हुई। जिस तरीके से अभी तक उनका यही कहना है कि विकास के दम पर लगातार हम लोगों के बीच में रहे। ठीक है, बयानबाजी चाहे जो भी है, लेकिन लोग हमें पसंद करते हैं, चाहे केंद्र में हो या राज्य में। राहुल जी, जनमानस विशेषकर दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, आदिवासी, इनकी महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी लूट और विभाजनकारी नीतियों से परेशान है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि ये चुनाव संविधान के भक्षकों और रक्षकों के बीच है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं, इंडिया अलायंस है, जो ये चाहती है कि भारत में संविधान बचा रहा है, लोकतंत्र बचा रहा है और भारत तानाशाही की तरफ न जाए और भारत में सामाजिक न्याय हो और आर्थिक असमानता दूर हो। हमने जो वादे किए हैं, खासतौर से आर्थिक असमानता दूर करने के लिए हमने गरीबों को कहा है कि जो गरीब बेरोजगार युवा है, अगर 1 साल का उन्हें कंपलसरी प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उस दरमियान गरीब महिला को हमने 1 लाख रुपया देने का वादा किया है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म करने का हमने वादा किया, जिससे नौजवान बेहद नाराज है भाजपा की इस व्यवस्था से, खासतौर से अग्निवीर व्यवस्था से। हमने किसानों से वादा किया है कि हम उनकी कर्ज माफी के साथ साथ एमएसपी की गारंटी देंगे ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सकें। अभी भारत का किसान यकीनन कहीं न कहीं परेशान है और गरीब होता चला गया है। ये बहुत सारे वादे हमने जो किए हैं और जो भाजपाइयों ने हम लोगों को, जनता को सोचने के लिए मजबूर किया है कि भारत का संविधान और आरक्षण खतरे में है। ये दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग इसे बहुत गंभीरता से लिया है। नहीं, उनका ये भी देखिए, चुनाव में एक चीज ये भी हुआ, ठीक है आजम जी, चुनाव के दौरान एक बात ये भी उठी कि हम कहां आरक्षण खत्म करने की कोशिश तो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान किया गया, जब पदोन्नति में आरक्षण को लेकर बातें कही गई। देखिए, वो एक दूसरी व्यवस्था, लाइन भी खींच दी गई। मूल व्यवस्था ही नहीं रहेगी, मूल आरक्षण ही नहीं रहेगा तो पदोन्नति में आरक्षण तो बहुत सेकेंडरी चीज हो गई। मूल आरक्षण अभी देखिए, वो उनका कहना है कि आप अभी भविष्य की बात कर रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन आपने भूतकाल में तो कर दिया था आपकी सरकार ने। नहीं, हमने नहीं किया था, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसका पालन हुआ था। यकीनन आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, लेकिन
हमने आरक्षण व्यवस्था खत्म नहीं की थी। हम जब ये कहते हैं आरक्षण खत्म होने जा रहा है, तो पिछले 10 सालों में 30 लाख नौकरियां भारत सरकार में खाली हैं। अगर वो आपका कहना है कि आरक्षण खत्म हो रहा है, और उनका कहना है कि उन्हीं का आरक्षण, SC, ST, OBC का आरक्षण आप एक खास वर्ग को आप लोग दे रहे हैं। आलोक वर्मा जी, ये भी तो ठीक, एक मिनट आजम जी, एक मिनट आलोक वर्मा जी, हालांकि उनकी भी पार्टी आप लोगों के साथ चुनाव लड़ रही है, कई मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में। भाई हमारे आरक्षण में, OBC के आरक्षण में अगर आप अधिकतर मुसलमानों को आप डाल देंगे तो OBC का आरक्षण कहाँ बचेगा? और ये हम नहीं कह रहे, कोर्ट ने ही कहा, पश्चिम बंगाल में अभी जो फैसला आया है। अरे साहब, अरे मैं सुन रहा था आपको, अरे सब्जी मंडी मत बनाइए साहब, अरे सुन लीजिए आप। आजम खान साहब, अरे आजम खान साहब, अरे बगलाने की जरूरत नहीं है, अभी ये देश गफलत में आने वाला नहीं है। उन सारी पार्टियों का हिसाब होने जा रहा है जो तुष्टीकरण की नीति हिंदुस्तान में चलाते थे, उन सारी पार्टियों का हिसाब होने जा रहा है। 4 जून का इंतजार कीजिए, 4 जून का इंतजार कीजिए। समाजवादी पार्टी के किसी को, ठीक है, 4 जून का हर कोई इंतजार कर रहा है। अजय वर्मा जी, पूरे चुनाव के दौरान, ठीक है, आजम साहब आ रहे हैं आपके पास, इसी पे बात करेंगे। अजय वर्मा जी को टाइम भी देना है। अजय वर्मा जी, हालांकि ये 7वां चरण कल होने जा रहा है। 6 चरण में आप लोगों की बात सुनी गई, और खासकर कांग्रेस की, राहुल गांधी की, प्रियंका की, सोनिया की। राहुल राजपूत जी 72 दिन 172 मोदी जी ने रैली करी, कांग्रेस ने 272 क्वेश्चन पूछे, लेकिन उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया, चाहे पहला चरण हो या 7वां चरण हो। बात करने लगे मंगलसूत्र छीनने की, बात करने लगे आपकी नलों की टोटी उखाड़ के ले जाएंगे इंडिया गठबंधन के लोग, बात करने लगे आपके बैंकों से अकाउंट निकाल कर मुसलमानों को दे देंगे, बात करने लगे चूड़ियों की, बात करने लगे मुजरे की, बात करने लगे, अब तो हद कर दी इन्होंने साहब। कल तो कहने लगे 4 तारीख के बाद हिंदुस्तान में भूचाल आएगा, और जब भूचाल आता है तो विनाश लाता है। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हैं, देश के 97 करोड़ वोटर को आप विनाश चाहते हैं, भूचाल लाना चाहते हैं? कितना निंदनीय और शर्मनाक प्रधानमंत्री जी। आप तो भारत का आदर्श है, भारत की छवि है, भारत को विश्व पे ले जाने वाले हैं, लेकिन जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो हमें लगने लगा कि आपको थकान हो गई है, या आप पहले ही हार मान चुके हैं, और इसलिए शांति की तलाश में आप विवेकानंद के यहाँ पहुंच गए हैं कि अब मैं शांति की तलाश कर लूं। तो बहुत अच्छा करा, कम से कम 2 दिन लोगों को जुमलेश्वर महादेव के जुमले नहीं सुनने पड़ेंगे, और ये धमकियां नहीं सुननी पड़ेंगी, और ये निम्न स्तरीय बातें नहीं सुननी पड़ेंगी जो प्रधानमंत्री ने आज तक देश की आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करा। इंडी गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, चुनाव जीत रहा है। राहुल गांधी और हम लोग और हमारा गठबंधन संविधान बचाने के लिए, पिछड़ों का, शुल्कास्ट का, भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए, पूंजीपतियों के हाथ से देश की अर्थव्यवस्था रोकने के लिए, गरीबों को GST से बचाने के लिए, छात्रों को, युवाओं को नौकरी देने के लिए, महिलाओं की प्रज्वल रेवन्ना और जो ब्रजभूषण जैसे बलात्कारी एमपीओ से सुरक्षा करने के लिए। अब तो स्वयंभू भगवान हो गए हैं मोदी साहब, ये इन्होंने कहा है संबित पात्रा ने। अजय वर्मा जी, भगवान अगर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को परिभाषित कर चुके हों तो आप अपनी योजनाओं को और जो चुनाव के दौरान रहा उसे भी परिभाषित कर दीजिए, अगर वक्त है तो। जी नहीं करना चाह रहे तो ना जाए उधर। हमारी योजना तो राहुल राजपूत जी, हमारी योजना तो और हमारी सब चीजें तो देश के वोटर ने परिभाषित कर दी, मोहर लगा दी हम पर। किस तरह से भीड़ उमड़ के आई थी। हमने आपसे कहा हम जो हमारी 5 न्याय हैं भारतीय और इंडिया गठबंधन के, जो देश के प्रति अपना समर्पण है, वो हमारा पूरा सामने है। हम बार बार रिपीट मोदी जी नहीं करते कि 14 साल से कांग्रेस, नेहरू जी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, इसी एजेंडे। अच्छा, आप उनसे कभी इसलिए नहीं पूछ सकते कि हम आपको चाहते हैं कि ऐसे स्वतंत्र बढ़िया पत्रकारों को पिंजरे से कैद करा। आपकी कैद की रिहाई का दिन 4 तारीख आ रहा है। आप मजबूती से, खुशहाली के साथ केक काट के उल्लास मनाइए ताकि आप अपनी मैंने आजादी पढ़ी है, देखी है। आपातकाल लगा था, पत्रकार आजाद होकर घूम रहे थे, बिजली व्यवस्था बढ़िया थी उनकी, पेपर छप रहे थे। डिमांड थी। अच्छा, उस वक्त की डिमांड थी, उस वक्त की डिमांड नहीं है। आज कह के लगाइए आप, अगर आपको आपातकाल लगाना है, घोषित क्यों लगाते हैं? 4 आदमियों को आप सब कुछ कमाए। अघोषित होते तो आप लोग जेल में होते, जैसे विपक्ष उस टाइम जेल में था।
नहीं, तब इतनी बोलने की आजादी थोड़ी होती फिर आपको। वो नहीं, ये तो भारत का संविधान देता है, भारत का संविधान देता है। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री से पूछा? आलोक वर्मा जी, भारत का संविधान बचाना भी है, वो हक भी देता है। इनके ऊपर सवाल उठते हैं तो जो सवाल उठाता है उसके ऊपर ये सवाल उठा देते हैं। ईडी इनके ऊपर शिकंजा कसे, ये भ्रष्टाचार करें, ईडी सीबीआई जो है सर इसकी जांच करे, सीबीआई इसकी जांच करे, तो इसके ऊपर सवाल उठा देते हैं। तभी अदालत जो है कोई फैसला इनके ऊपर सुना दे। पश्चिम बंगाल में कोई फैसला सुना दिया इनके ऊपर, जो आरक्षण ये खा रहे थे ओबीसी का, पिछड़ों का, उस पर कोई फैसला आ गया तो ये उसके ऊपर सवाल उठा देते हैं। मीडिया इनको आईना दिखा देती है, इस पर सवाल उठा देते हैं। ये तो इनका एक अरसे की तरकीब है, एक अरसे का तरीका है। और अभी ये जब हारेंगे ना 4 तारीख को, तो ईवीएम पे सवाल उठाएंगे। एकदम आज लिख के रख लीजिए, 4 तारीख को मैं फिर बैठूंगा आपके पास और 4 तारीख को कहेंगे कुछ फर्जीवाड़ा हो गया है, गोल हो गया, कुछ झोल हो गया। तो मुझे लगता है कि इनकी आदत का हिस्सा है। कभी इन्होंने देखा नहीं कि जब आज के जो 21वीं सदी की दुनिया है, 21वीं सदी के लोग हैं, 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, वो किस तरीके का देश देखना चाहता है, किस तरीके का परिवर्तन देखना चाहता है। मोदी जी ने हमको क्या दिया है? मोदी जी ने वही परिवर्तन दिया है जो आम आदमी की आकांक्षा नहीं, वो आपको दिया होगा जनता को, लेकिन ना कांग्रेस को मिला है ना समाजवादी पार्टी को मिला है। वो तो प्रधानमंत्री अपना मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं बीजेपी के हैं ये प्रधानमंत्री। नहीं, उनका धर्म है, वो उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो ना देखें। वो समाजवादी पार्टी के उस समय की नीतियों का भी गुणगान करे जिसको जनता दरकिनार कर चुकी है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में कई बार कोशिशें की ना, ऐसा कोई नया चंबा थोड़े ना हो गया कि 2 नौजवानों की जोड़ी 2017 में भी निकली थी। क्या नतीजा निकला बताने की जरूरत है क्या? अखिलेश यादव, आजम साहब, रिकॉर्ड बरकरार रहेगा, ये इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। 100% नहीं, मैं आजम साहब से पूछ रहा हूँ, 2019 मोहम्मद आजम साहब से पूछना चाह रहा हूँ। राहुल जी, जी, भारत की जनता ने और भारत ने 2004 का भाजपा का साइनिंग इंडिया का नारा भी देखा है और 2024 का विकसित भारत का नारा भी इनका भारत की जनता देख रही है। वो विकसित भारत का नारा कितना खोखला है। जमीन पर आम आदमी अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर पूर्वांचल का एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो पीजीआई आते आते उसकी हालत खराब हो जाती है। और बीएचयू एक अकेला सेंटर है, बीएचयू अकेला सेंटर है। सुनिए, बीएचयू अकेला मेडिकल कॉलेज खोल दिया। सुनिए, एक मिनट आलोक वर्मा जी बोलने दीजिए। एक भी एम्स इन्होंने पूर्वांचल यानी बनारस के आसपास नहीं बनाया, जो कि गोरखपुर में क्या है सुधार हो सकता। दुखिए, और दूसरी जो सरकारी शिक्षा सेवाएं हैं वो बद से बदतर होती चली गई, क्योंकि इनको प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाना था। प्राइवेट कैपिटलिस्ट ही इनके सबसे बड़े मित्र हैं, चाहे वो अडानी अंबानी हो, चाहे जिलों में बैठे हुए। नहीं, आपके तो कभी रहे नहीं, आपके तो कभी रहे नहीं। बिल्कुल नहीं है, हम लोग जनता के साथ खड़े हैं और जनता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन आजम साहब, आप एक उदाहरण देते हैं इंडिया शाइनिंग की, लेकिन 89 के बाद तो कांग्रेस भी नहीं रही है, उसका उदाहरण क्यों नहीं देते कि एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, 89 के बाद तो है ही नहीं। राहुल एक मिनट आलोक जी। राहुल जी, लड़ाई इस टाइम भाजपा बनाम अदर्स है, ना कि भाजपा बनाम कांग्रेस या किसकी। इस टाइम 2 पोलर लड़ाई है, या तो भाजपा जीतेगी या तो इंडिया अलायंस जीतेगा, तीसरा कोई फ्रंट नहीं है। तो इसलिए अब जो सत्ता में है चर्चा उसी की होगी, आलोचना उसी की बात होगी, तो सही है, उसी उम्मीदें उसी से होती है। जो विपक्ष में है अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे कोई उम्मीद। अजय जी को सुन लेते हैं। अजय जी, हाँ, मेरा आपसे भी और आलोक जी बड़े विद्वान हैं, इनसे भी सवाल है कि 543 हिंदुस्तान में सीट है, उन पे चुनाव हुआ है, ठीक है, 2 पे निर्विरोध हो चुका है, 541 बची, 430 पे बीजेपी लड़ रही है और कहते हैं साहब 400 पार है। इसका जवाब देते हैं कि 430 पे तो चुनावी लड़ रहे हैं और अब की बार 400 पार, 1 नंबर। दूसरा नंबर में पूछना चाहता हूँ, देखिए, सुबह बोलो, जोर से बोलो, ये सवाल है, शाम बोलो, रोज बोलो, ये सवाल है कि आपका नारा है ये? नहीं, ये मैं आपका बीजेपी का नारा बता रहा हूं। ये मैं कहता हूं, ये राहुल गांधी को भी सिखा देते ना। राहुल गांधी अगर नारा लगाते ये चुनावी रैलियों में तो हिट होता। अजय जी, हिट होता, पक्का कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हिट होता। मैं ये कह रहा हूं कि ये सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं हर मुद्दे पर,
हमारी लड़ाई झूठ पर नहीं है। इन्होंने हर चीज में, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में झूठ बोला, महिला सुरक्षा पे झूठ बोला, जीडीपी पे झूठ बोलते हैं, रोज अपने टाइफाइड अपने टाइप का आंकड़े ले आते हैं और उन्हें फिर दूसरा अगर कोई असली आंकड़े आते हैं तो कहते हैं विदेशी आंकड़े। भाई आपने रोजगार के ऊपर नहीं लड़ी, सवाल खत्म हो गया हो अजय जी, तो जवाब ले लिया। फाइनल विकास पे नहीं लड़ी, रोजगार पे नहीं लड़ी, महिला सुरक्षा पे नहीं लड़ी, देश के छोटे व्यापार बचाने पे नहीं लड़ी, 4 उद्योगपतियों पे लड़ी, तो आप चुनाव 400 कैसे ला रहे हैं बता दीजिए आप आलोक जी। साहब पता नहीं सोते रहते हैं हमारे अजय भाई, क्या रहते हैं मुझे नहीं पता है। अरे साहब भारतीय जनता पार्टी 370 के पार जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 370 लाएगी और सहयोगी 430 में से 430 में 400 कैसे लाएंगे? अरे आप सुन तो लीजिए पहले, बार बार आप टोकेंगे तो बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं हो पाएगा। 400 पार हम जा रहे हैं, 4 तारीख को 4 बजे तक आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, मोहम्मद आजम जी मुझे लगता है शुतुरमुर्ग बन के सो गए, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन आ गया। नहीं, उनका अजय जी का जो सवाल था, चले जाएंगे तो वहाँ अस्पताल, आलोक वर्मा जी छोड़ देते हैं, आलोक वर्मा जी छोड़ देते हैं। अजय जी का सवाल है, एक मिनट आजम साहब, पूर्वांचल में इनके प्राइवेट के मरीज, दिमागी बुखार के मरीज केवल 2 रसूलात में थे, आज वो अपने अपने जिला में इलाज कराते हैं। इलाज हुआ है, आजम खान हुआ है, कैमरा ले लेते हैं, जो राहुल का कैमरा ले लेते हैं, उनका रिपोर्टर ले लेते हैं, प्रैक्टिकल मेरे साथ चलो, कागजों में बहुत कुछ बना दिया है, कागजों में बहुत कुछ बना दिया है, प्रैक्टिकल बिल्कुल शून्य है, प्रैक्टिकल शून्य है, ठीक है, प्रैक्टिकली शून्य है बिल्कुल। जमीन पर जो काम हुआ है, हमने देखे हैं, काम किया है, मोदी जी ने जो काम किया है, सड़क पानी बिजली पर जो काम किया है, और लूट और घसूट हुई है, कागजों में काम हुए हैं, जमीन पे कोई काम नहीं हुआ है, और जमीन पे कोई काम नहीं हुआ, जमीन पे काम हुआ होता तो जनता आपके साथ होती और जनता आपके बिल्कुल खिलाफ अजय वर्मा जी, एक मिनट, अजय वर्मा जी खिलाफ है, परेशान है। ठीक है अजय वर्मा जी, राहुल गांधी रैलियों में एक वो दिखाते थे किताब, उसमें क्या है आप लोगों को पता है क्या है उसमें? भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए भारत में पिछड़ों वो छोटी किताब है, संविधान की किताब तो काफी बड़ी है, वो पता नहीं डायरी टाइप का कुछ है उसमें। सिंबॉलिक संविधान, सिंबॉलिक संविधान का एक, जैसे हम आपको टीवी का ये न्यूज स्टेट का एक वो सिंबल लेकर दिखाते तो वो टीवी कोई हो गया, वो सिंबल हो जाता, उससे पता चल जाता कि ये न्यूज स्टेट है। जैसे आपका सिंबल है तो उससे पता चल जाएगा ये लोगो है, न्यूज स्टेट। तो वो सिंबॉलिक किताब संविधान को जो है खत्म कर रहे हैं। अब देखिए, आप मोदी साहब से ये पूछा कभी आपने, उन्होंने पार्टी खत्म कर दी, बस मोदी। आरएसएस ने इनसे किनारा कर लिया, हिंदू महासभा ने इनसे किनारा कर लिया, मणिपुर इनसे जला हुआ बैठा है, भगवान जगन्नाथ इनसे नाराज हो गए, कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना की वजह से नाराज हो गए, दीदी की बेइज्जती बंगाल में करी, वहां नाराज हो गए, हरियाणा की जाट बेटियों की वजह से नाराज हो गए, यूपी में योगी बाबा नाराज है, इनको हटाना चाहते हैं, गुजरात में ठाकुर नाराज हो गए, जो वहां से रूपाला मिनिस्टर है। तो इन्हें कैसे 400 पार मिल रही है भाई साहब? ये 180 सुनो, 143 से 180 ये बताइए, शपथ ग्रहण का न्योता देंगे क्या? तो सबको बुलाएंगे, लोकतंत्र में सबको बुलाएंगे। लेकिन और सुन लीजिए, हम ये चाहते हैं इस लोकतंत्र में उन लोगों को, वंचित लोगों को मौका मिले, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, ताकि देश में खुशहाली की मारा है, तानाशाही ना बढ़े, देश में वंचित में कौन है? राहुल गांधी या अखिलेश यादव? वंचित में कौन? हम लोगों की तो ये हाईकमान तय करेगा कि राहुल जी बने, अखिलेश जी बने, खड़गे जी बने। आप कह रहे थे ना वंचितों को मौका मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इसीलिए उनको बनाएंगे। आप ये बताइए, 33 साल से कोई गांधी परिवार का आपने प्रधानमंत्री देखा है? पिछले 10 साल कई विजुअल्स देखे हैं, जब विदेशों से मेहमान आते थे तो वहां गांधी परिवार ही पहले जाता था हाथ मिलाने के लिए, प्रधानमंत्री पीछे रहते थे। ये प्रोटोकॉल होना नहीं चाहिए। आपके चैनल के मालिक जाएंगे और आप ना जाएं तो आपकी क्वालिटी है भाई साहब। मतलब आप मान गए कि मालिक हैं कांग्रेस के गांधी परिवार? मैं तो आपके उदाहरण को समझा रहा हूँ। मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से नहीं सवाल पूछते, उनसे नहीं पूछते कि आप, तब वो संवैधानिक पद नहीं रह जाता ना। कौन सा चेयरपर्सन? तो जब ऐसा हमारी यूपी की चेयरपर्सन तो सोनिया जी थी, हमारी अध्यक्ष भी थी, और चेयरपर्सन भी